ओके, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच तीन चीज से बना होता है: रिस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है: एक्टिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम और पैसिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम तीन चीज से बना होता है: अ पेयर ऑफ लंग्स, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, और मसल्स ऑफ द चेस्ट से बना होता है। और फोनेटरी सिस्टम ये दो चीज से बना होता है: लैरिंग्स और एडम सेपल से और वोकल कार्ड से। आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो होता है फैरिंग्स से बना होता है, टंग से बना होता है। यानी कि आर्टिकुलेटरी सिस्टम के पार्ट क्या होते हैं: फायरिंग्स, टंग, लिप्स, पार्ट्स ऑफ लिप्स, माउथ और जो है रूट ऑफ द माउथ। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए, जो स्पीच प्रोडक्शन के लिए हमें एक एयर स्ट्रीम, कंटिन्यूस एयर स्ट्रीम की नीड होती है और इन्हीं को कहते हैं पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम कहते हैं। पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम लंग्स से बाहर आता है और इस दौरान इनको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा स्पीच साउंड में बदल दिया जाता है। ओके, अब यहाँ 44 साउंड्स होते हैं, इनको स्पीच साउंड्स भी कहते हैं। 20 वॉवेल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड हैं। 9 वॉइसलेस साउंड हैं जिसमें पा यानी कि पी, पा, चा, सा, का, हा, थ, टा और फा आता है। ठीक है, आप यहाँ फिगर देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद में देखिए क्या होता है आपका, यहाँ पर ऐसा साउंड जो कि वोकल कार्ड में वाइब्रेशन के साथ बाहर आता है उसे वॉइस्ड साउंड कहते हैं। और ऐसा साउंड जो कि वोकल कार्ड में बिना किसी वाइब्रेशन के बाहर आता है उसे जो है वॉइसलेस साउंड कहते हैं। 44 साउंड में 9 वॉइसलेस साउंड हैं और 35 वॉइस्ड साउंड हैं जिनमें 15 कॉन्सोनेंट हैं और 20 वोबल साउंड्स हैं। अब देखिए 44 साउंड्स में 20 वोबल साउंड हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड हैं। 20 वोबल साउंड्स में से 20 मोनोथॉन्ग्स हैं। छोटा आ इस तरह सिंबल होता है उल्टा 6, और छोटा का उल्टा भी सिंबल होता है। बड़ा का ए विसर्ग, अ का उल्टा सी विसर्ग और छोटी का आई, बड़े का आई विसर्ग होता है। छोटा ऊ का ये ओमेगा, बड़ा ऊ का यू विसर्ग, ए का ई और ए का जो है उल्टा 6 और ई। अ का होता है ओ के ऊपर बिंदी, अर का होता है ये 3 विसर्ग। 8 डिप्थोंग्स हैं। 8 डिप्थोंग्स में जैसे औ उल्टा 6 और ओमेगा, आई, ए और आई, आउ, ए और ओमेगा, उ ओमेगा और उल्टा 6 है। ठीक, ए तो ई और उल्टा 6 है। ई का आई और उल्टा 6 हो जाएगा, आई का उल्टा सी और आई, ए का हो जाएगा ई और आई। अब यहाँ 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में का के, गा का जी, टा का टी, दा का ये त्रिशूल की तरह या टी एच होता है, डा का डी, ना का एन, मा का एम, पा का पी, बा का बी, या का जे के तरीके होता है, रा का आर, ला का एल, वा का वी और डब्ल्यू, और बड़ा सा का ये कुंदे के तरीके से होता है, चा का टी कुंदा। इसके बाद में सा का एस होता है, था का थीटा, जा का डी जेड और ये जा जेड होगा, और ये एस से जो जा बनता है इसका स्मॉल जेड। ठीक, और अंग का एन के तरीके से या ओ के ऊपर उल्टा भी। ओके, इसके बाद में फा का एफ, हा का एच होता है। आगे यहाँ देखिए केवल हाईलाइटेड पॉइंट को ही डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच 3 सिस्टम से बना होता है: रिस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट और जो है ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप से बना होता है। ठीक, रिस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन जो होता है ब्रीदिंग होता है। चलिए आगे आ जाते हैं। वोकल कार्ड की बात करें तो जैसे यहाँ पर एक वाइड पार्ट होता है जो वोकल कार्ड में, इस तरह से जो वोकल कार्ड के बीच स्पेस होता है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। वोकल कार्ड में अगर वाइब्रेशन के साथ साउंड आ रहा है तो उसे वॉइस्ड साउंड कहते हैं, लेकिन अगर बिना किसी वाइब्रेशन के साउंड आ रहा है तो उसे वॉइसलेस साउंड कहते हैं। जब वॉइस्ड साउंड होता है तो उस सिचुएशन में वोकल कार्ड लूजली हेल्ड टुगेदर रहते हैं। क्लियर है, और वोकल कार्ड टाइटली हेल्ड पोजीशन में तब रहते हैं ईटिंग और ड्रिंकिंग के पोजीशन में। क्लियर है, ईटिंग और ड्रिंकिंग के टाइम में ये टाइटली हेल्ड पोजीशन में रहते हैं। फोनेटरी सिस्टम दो चीज से बना होता है: वोकल कार्ड लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है और लैरिंग्स जो कि कार्टिलेज और मसल से बना होता है, एक एक्ट की तरह, वॉल्व की तरह एक्ट करता है। फोनेटरी सिस्टम फोनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वोकल कार्ड जो है
क्वेसी पीरियोडिक वाइब्रेशन के थ्रू एक साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेशन एक प्रोसेस होता है जो कि साउंड, सिलेबल, वर्ड इन सबको जो है स्पीच ऑर्गन्स की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, फिर यहाँ पर इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज की बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है और ये प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में कंसिडर की जाती है कौन सी कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज के रूप में फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडा, जिम्बाब्वे यहाँ पर कंसिडर की जाती है एज अ सेकंड लैंग्वेज। 350 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इसको फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं और 430 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। इंडिया में इंग्लिश को ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में 1835 में बनाई गई। उस समय जो है विलियम बेंटिंग का टेन्योर था, शासनकाल था 1828 से 1835 और ये भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। ये जो है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के सजेशंस पर बेस्ड है। इन्होंने अपनी बुक लिखी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में। ये जो है आई इनकी बुक मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। 104 देश हैं जहाँ पर इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। इंग्लिश को बिजनेस या टूरिस्ट पर्पज में भी एज अ सेकंड लैंग्वेज बोला जाता है, इसलिए इसको बिजनेस इंग्लिश के भी बिजनेस लैंग्वेज के भी रूप में कंसिडर किया जाता है। इंग्लिश को ग्लोबल या इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं और इंडिया में इसको सेकंड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। और देखिए इंटरनेट जो है इंग्लिश बेस्ड है, मतलब कंटेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही है। एमबीए प्रोग्राम्स, कई सारे मल्टीलिंगुअल कंपनीज, जर्नलिस्ट, राइटर्स, अगर आप साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। और इंग्लिश जो है डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको उस पर एक ब्रिज बनाने का काम करता है, कम्युनिकेशन गैप को दूर करता है। इसको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में जैसे एकेडमीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फिल्म्स, म्यूजिक, न्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर, इन सब में जो एक बिजनेस लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। यूएसए एक पावरफुल नेशन है, ठीक है। यूएसए में इसको डोमिनेंट कंट्री के रूप में, डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है और इंग्लिश सीखना करियर और एजुकेशन वाइज इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और इंग्लिश जो है वर्ल्ड के एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड के लोगों से कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। और जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस और बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज, इन सब में इंग्लिश प्रीफर्ड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट की गई है। अब कुछ कंट्रीज जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये सब इंग्लिश डोमिनेंट कंट्रीज हैं और यहाँ पर बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है। क्लियर है। इंडिया में जो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया जाता है, इसका कई रीजन है। अभी ऐसे देख लीजिए, इंडिया में हिंदी नेशनल लैंग्वेज है लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी केवल नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ईएसपी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ये जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, मेन कॉन्सर्न है इसका ईओपी इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पज और ईएपी इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज, यानी कि एक ओकेशनल पर्पज और एक स्टडी पर्पज के लिए होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है टू मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड को ये पूरा करता है और एक तरह से ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड कराता है। कई सारे लोग इंग्लिश को इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वर्क पर्पज और स्टडी के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं। ईएसटी इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईबीई इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ईएसएस इंग्लिश फॉर सोशल स्टडीज, ईएपी इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज, ईओपी इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पजेज, ईटीएस इंग्लिश फॉर टेक्नीशियंस पर्पजेज, ईएमएस इंग्लिश फॉर मेडिकल स्टडीज और इंग्लिश ऑन द वर्क प्लेस, इंग्लिश फॉर द टूरिज्म पर्पज। डिफरेंट टाइप की इंग्लिश होती है, एकेडमिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिशन इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश, हाइपर इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश, लीगल इंग्लिश, टूरिज्म, इंग्लिश ऑन द वर्क प्लेस और इंग्लिश फॉर थीसिस एंड डिजर्टेशन राइटिंग। थीसिस जो होता है एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर होता है जिसको फाइनल प्रोजेक्ट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है और एक सर्टेन यूनिवर्सिटी डिग्री प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए इसको सबमिट किया जाता है। थीसिस डिग्री के लिए आपको जो है थीसिस सबमिशन के बाद में ही डिग्री मिलती है
और जो है थीसिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है ना। थीसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फुलफिल द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। थीसिस में सुपरवाइजर एक प्रोवाइड किया जाता है, कमिटी मेंबर्स या थीसिस सुपरवाइजर के द्वारा इसका रिव्यू किया जाता है। और जो है थीसिस की कोई जो है लिमिट वर्ड नहीं होती है, नो वर्ड लिमिट होती, लॉन्ग डिटेल डॉक्यूमेंट होता ही है। ठीक है। डिजर्टेशन लैटिन वर्ड डिजर्ट एयर से बना है। डिजर्ट एयर मीन्स होता है डायलेट यानी कि फैलाना। ओके। डिजर्टेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एकेडमिक डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एक कैंडिडेचर के सपोर्ट में सबमिट किया जाता है और इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के कंप्लीशन के दौरान डिजर्टेशन और प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है। हाँ, एमफिल को छोड़कर, ठीक है। प्रोजेक्ट जो कि किसी इनोवेशन का एक वर्किंग मॉडल होता है। इसके बाद में देखिए रिसर्च वर्क के लिए, और रिसर्च वर्क ये होना चाहिए कि ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है एक्सपेरिमेंट आपके ही द्वारा किया गया हो, ठीक। और इसके साथ में जो भी आपने लिखा है, जो भी मैटर हो, वो आपके रिजल्ट और मेथडोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए। और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को अवॉइड करना चाहिए। अगर ज़रूरत है कॉपी करने की तो साथ में आपको रेफरेंस के साथ में उसको स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में जो डिजर्टेशन का लेंथ होता है 40 से 50 पेज का होना चाहिए, अगर 1500 वर्ड हैं तो। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 60 से 70 पेज का होना चाहिए, अगर वो है एक पेज में 1500 वर्ड हैं तो। और पीएचडी के लिए जो है 90 से 130 पेज होना चाहिए। पीएचडी के लिए 90 से 130 पेज होना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर देखिए डिजर्टेशन। अब जैसे यूएस में बात, यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में बात किया जाए तो पीजी डिग्री एमफिल को, पीजी डिग्री में केवल एमफिल और डॉक्टरेट डिग्री के लिए थीसिस देना पड़ता है, लेकिन पीजी डिग्री और अंडर ग्रेजुएट डिग्री वो भी एमफिल को छोड़कर बाकी सबके लिए डिजर्टेशन देना पड़ता है। इंग्लैंड में देखा जाए तो डॉक्टरेट डिग्री के लिए थीसिस देना पड़ता है और बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री के लिए डिजर्टेशन देना पड़ता है। यूजी की सॉरी यूएस अमेरिका में बात किया जाए तो यूजी और पीजी कोर्स के लिए थीसिस और जो है डिजर्टेशन दिया जाता है डॉक्टरेट डिग्री के लिए, यानी कि यूके और इंडिया का सेम है, ठीक है। इंडिया में थीसिस जो है पीजी और पीजी में खासकर एमफिल, केवल एमफिल और डॉक्टरेट डिग्री के लिए थीसिस, और बाकी सारे पीजी और यूजी के लिए डिजर्टेशन। डिफरेंस क्या है तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। थीसिस जो है एक बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए प्रिपेयर किया जाता है। थीसिस जो होता है इसको एमफिल और पीएचडी के कंप्लीशन के दौरान इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और ये चीज़ आगे देखिए। फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज कैंडिडेट को जिस पर उन्होंने थीसिस या डिजर्टेशन बनाया है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। डिजर्टेशन की लेंथ लगभग 100 से 150 पेज का होना चाहिए और थीसिस की लेंथ जो है, वैसे इसका कोई स्पेसिफिक वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन जो है 200 से 300 पेज होना चाहिए इसमें। डिजर्टेशन जो है एग्जिस्टिंग लिटरेचर का एक समरी देता है, लेकिन थीसिस जो होता है वो एक प्रैक्टिकल प्रूफ होता है इन सब का। अच्छा, एम्पायरिकल डेटा जो होता है, सर्वे के द्वारा जो कलेक्ट किया गया डेटा होता है वो एम्पायरिकल डेटा पर बेस्ड होता है और इसको साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मेथड से भी इसको कलेक्ट किया जा सकता है डेटा को। क्लियर है। इसके बाद में फिर यहाँ पर नॉन एम्पायरिकल डेटा वो होता है जो कि एग्जिस्टिंग रिसर्च पर बेस्ड होता है, यहाँ पर कोई ओरिजिनल डेटा को ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। और एग्जिस्टिंग वर्क को एनालाइज क्रिटिकल रूप से जो है क्रिटिकली एनालाइज करने की आवश्यकता होती है नॉन एम्पायरिकल डिजर्टेशन में। फिर इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर वर्ड स्ट्रेस है। वर्ड स्ट्रेस देखिए, सिलेबल वर्ड में जिस सिलेबल को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस या प्रेशर के साथ बोला जाता है उसे वर्ड स्ट्रेस कहते हैं। जैसे ऑप्शन में आप 10 पर लगा है, ठीक है। स्ट्रेस जो है वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस में प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस आता है। अब फिर यहाँ पर देखिए प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस, ये एक ऐसा वर्ड स्ट्रेस होता है जो कि लॉन्गेस्ट और लाउडेस्ट सिलेबल पर अप्लाई होता है और प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस को एक हाई वर्टिकल बार में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे ओवर में प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस हुआ। सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस जो होता है लो वर्टिकल बार में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ओवर कोट, तो ओवर में तो प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस है लेकिन कोट में सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस है। आउटलुक, आउट में तो प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस और लुक में सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस है,
ठीक है। फिर ये कुछ रूल्स हैं, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्लियर है? आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स। जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स होते हैं वो जनरली लॉन्गर और लाउडर होते हैं, लेकिन जो वीक फॉर्म्स होते हैं वो फ्लैटर और क्विकर होते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल डैट का देख सकते हैं, आई लाइक डैट, इसमें डैट जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में है। क्लियर? आई होप डैट शी विल कम, इसमें जो डैट है वो वीक फॉर्म्स में है। फिर यहाँ पर कुछ वीक फॉर्म्स हैं, जैसे इट इज, बी हैव, डू नॉट, आई एम, आई विल, आई वुड, आई हैड, विल नॉट, कैन नॉट, शैल नॉट, लेट अस। अच्छा, नेक्स्ट देखिए फंक्शन वर्ड्स क्या होता है। तो फंक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है, और फंक्शन वर्ड के रूप में जनरली ऑक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस ये सब आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल जो है वर्ड का वो पार्ट होता है जिसमें एटलीस्ट एक वॉवेल साउंड हो और वन या वन से अधिक, वन और मोर देन वन कॉन्सोनेंट साउंड हो, या कॉन्सोनेंट साउंड नहीं भी रहेगा तब भी वो सिलेबल कहलाएगा, लेकिन सिलेबल में वॉवेल साउंड होना ही चाहिए। दिस इज कंपल्सरी, दिस इज कंपल्सरी। अब देखिए, ये जो सिलेबल होता है ये फोनीम के कंपैरिजन में एक हायर लेवल यूनिट होती है। फोनीम जो होता है वो साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, फैट, फैट में 3 फोनीम्स हैं, एफ और ए की मात्रा है और टी। ठीक है, लेकिन फैट में केवल एक ही सिलेबल है क्योंकि इसमें एक ही साउंड, वॉवेल साउंड ए, उल्टा 6 और ई इसका सिंबल है, ये कंटेन है, और 2 कॉन्सोनेंट है, एक है एफ और दूसरा है टी। इसका मतलब नंबर ऑफ वॉवेल साउंड, जितना वॉवेल साउंड की नंबर होगा उतना ही सिलेबल होगा। क्लियर? मैट में 1 सिलेबल है, वुमेन में 2 सिलेबल है, ब्रिड में 3 सिलेबल है, एग्जामिनी में 4 सिलेबल है, एग्जामिनेशन में 5 सिलेबल्स हैं, और कैरेक्टराइजेशन में 6 सिलेबल हैं। फिर यहाँ पर आ जाइए, अगर बात किया जाए स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि टाइप्स जो स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा, तो सिलेबल के जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि कॉन्सोनेंट 0 से लेकर 3 तक हो सकता है शुरुआत में, बीच में वॉवेल रहेगा, ठीक है, और बाद में कॉन्सोनेंट 0 से लेकर 4 तक हो सकता है। क्लियर है? सी मीन्स कॉन्सोनेंट, वी मीन्स वॉवेल। मीन्स कॉन्सोनेंट अगर नहीं भी रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन वॉवेल रहना कंपलसरी है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज, ये जो होता है इसमें ये होता क्या है, देखो इसको ईएपी बोलते हैं, शॉर्ट में एकेडमिक इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ये हायर एजुकेशन सेटिंग में यूजुअली जो है होता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि स्टडी के लिए लैंग्वेज को किस तरह से अप्रोप्रिएट रूप से यूज किया जाए। और टाफे में, ऑस्ट्रेलिया में एक टाफे है, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन, वहाँ पर इसको एक कोर्स के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। ईएपी इंस्ट्रक्शन जो है ये वोकैबलरी, ग्रामर और 4 स्किल्स पर फोकस करता है। 4 स्किल्स में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग आता है। ठीक है, जो ईएपी प्रोग्राम होता है वो ऐसे स्किल्स पर फोकस करता है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में परफॉर्म किए जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेटिंग्स कहीं पर इनकाउंटर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट आता है इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस। इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस एक्चुअली क्या होता है, जॉब को फाइंड आउट करने के लिए या किसी वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर सक्सेस होने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, और यहाँ पर यूज की जाने वाली इंग्लिश होती है इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस। इसके बाद में इंग्लिश जो है वर्क एम्प्लॉयबिलिटी और वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट के लिए भी इसको जो है ये ज़रूरी है, इस लैंग्वेज में स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जॉब सीकर्स को जॉब पाने में हेल्प करता है, और यंग प्रोफेशनल्स इन सबको इंग्लिश के साथ में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो है इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस, ये जो है क्लाइंट्स और कलीग्स के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन को इनेबल करवाता है, और डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोगों के बीच में इफेक्टिव रूप से जो है एक वर्क करने में हेल्प होती है, क्योंकि आपस में वो सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं और इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज के रूप में काम कर जाती है। ठीक है, फिर अब जैसे देखिए इंग्लिश जो है 20 मोस्ट रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट की गई है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। देखिए 20 मोस्ट रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट की गई है। नेक्स्ट है इंग्लिश फॉर टूरिज्म पर्पज। अब इंग्लिश फॉर टूरिज्म, इंग्लिश जो है टूरिज्म, इंग्लिश इंटरनेशनल टूरिज्म में प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बनी हुई है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंग्लिश में वेल वर्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सकें, और इस तरह से जो ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्री, इन सब का रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से इंग्लिश से ही इम्पैक्ट होते हैं। और इसके बाद में इंग्लिश फॉर टूरिज्म ये जो है क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी हॉस्पिटैलिटी सेटिंग। मतलब एक जो है नंबर ऑफ कम्युनिकेशन जो किसी भी हॉस्पिटैलिटी सेटिंग्स में परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे चेकिंग इनटू अ होटल, होटल में चेक करना, रिक्वेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, है ना, टूरिस्ट से इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर प्रोवाइड कराना टूरिस्ट को, या जो है उनसे कोई चीज़ मांगना, जानकारी। ठीक है, और जो है आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट होटल फैसिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछना। फिर यहाँ पर देखिए जो ईटीपी होता है, इंग्लिश फॉर टूरिज्म पर्पज, ये नेसेसरी लिंग्विस्टिक टूल्स के साथ वर्क करने के लिए डिफरेंट सेक्टर में वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे होटल में, ट्रैवल एजेंसीज में, रेस्टोरेंट्स में, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स, मोटल्स, इन सब जगहों पर जो है इंग्लिश की हेल्प से बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ जा सकता है। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि ये जो टूरिज्म इंग्लिश होता है ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर बेस्ड होता है, जैसे इंग्लिश फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, इंग्लिश फॉर एयर फ्लाइट सर्विसेज, इंग्लिश फॉर होटल सर्विसेज, इंग्लिश फॉर टूर मैनेजर्स एंड गाइड्स। हर कोई के लिए इंग्लिश अलग होता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर आ जाइए। देखिए टेक्निकल इंग्लिश, जो टेक्निकल इंग्लिश होता है ये एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज स्टाइल होता है जो कि एफिशिएंट रूप से और एक्यूरेट रूप से कम्युनिकेशन करना सिखाता है बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स। ठीक, और टेक्निकल लैंग्वेज को जार्गन भी कहा जाता है, और ये जो है सेवरल एडवांटेज प्रोवाइड कराता है, जैसे प्रिसीजन, यानी कि लैंग्वेज प्रिसाइज होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, क्लियर है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को जो है कन्वेज ईजिली और स्प्रेडफुली होना चाहिए, और जो है प्रोफेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन, ये जो है इसका क्या है एडवांटेज है। इसके बाद में फिर यहाँ इसके टेक्निकल ट्रांसलेशन के बेनिफिट्स में एक्सेसिबिलिटी, कंप्लायंस, मार्केट पेनिट्रेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्लियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, लोअर ट्रांसलेशन कास्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, लोअर रिस्क ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर्स, है ना, मोर रिलायबल मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है जैसे इंफॉर्मेशन को ग्लोबल ऑडियंस के साथ इजीली अवेलेबल कराना। ठीक, आगे फिर यहाँ देखिए ये जो ईटीपी होता है ये टेक्स्ट के ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है और उसको जो है ईजियर कर देता है, जिससे वो ऑडियंस जो है रीडर्स इसको समझ सकें आसानी से। जो टेक्निकल इंग्लिश के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे टेक्निकल इंग्लिश में अगर प्रोसीजरल टाइप का सेंटेंस है तो 20 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस में 25 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ में 6 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप के स्लैंग या जार्गन का अवॉइड करना चाहिए, एक्टिव वॉइस प्रिफरेबल है, पैसिव वॉइस को अवॉइड करना चाहिए, है ना, और सिक्वेंशियल सेंटेंस को एक सेपरेट सेंटेंस के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, एक लॉन्ग सेंटेंस के बजाय जो सेपरेट सेंटेंस लिखना चाहिए, जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल को अवॉइड करना चाहिए। ठीक, अब आर्टिकल जैसे ए एन द जहाँ कहीं भी नीड हो वहाँ पर यूज करना चाहिए, सिंपल वर्ब टेंसेज प्रेफरेबल हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स का यूज करना चाहिए, क्लियर कंसाइज सेंटेंस का यूज होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव और फ्रूटल टोन का यूज करना चाहिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। टेक्निकल राइटिंग के 5 प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से? क्लैरिटी, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कंसाइजनेस और कंसिस्टेंसी है। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ साइंटिफिक इंग्लिश जो है ये रिक्वायर्स लैंग्वेज, ये एक ऐसा लैंग्वेज रिक्वायर करता है, प्रिसाइज लैंग्वेज को रिक्वायर करता है, जो कि ये इंश्योर कर सके जो इंटेंडेड मीनिंग है वो सही रूप से कन्वे किया गया है। और इसके बाद में अगर साइंस या रिसर्च के फील्ड में करियर डेवलप करना है तो साइंटिफिक इंग्लिश को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा नंबर जो है ये इंग्लिश जो है साइंस और रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज की जाती है। ठीक, और लोग जो भी साइंस में, जब लोग साइंस के फील्ड में इंगेज होते हैं तब वहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो होती है जनरली इंग्लिश ही होती है। ठीक है, और साइंस जो कि टेक्निकल वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करता है, स्पेसिफिक मीनिंग देता है और साइंटिफिक मीनिंग देता है। आगे यहाँ पर देखिए
इंग्लिश जो है अनडाउटली जो है एक मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिकेशन का अगर देखा जाए तो एक प्राइमरी लैंग्वेज बना है इंटरनेशनल स्केल पर। और इसके बाद में लगभग 98% साइंटिफिक पब्लिकेशंस जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू लिखे जाते हैं या पब्लिश करवाए जाते हैं। इसके बाद में इंग्लिश को साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में वाइडली कंसीडर किया जाता है, क्योंकि साइंस के डिफरेंट सेक्टर में इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए, जैसे रिसर्च फील्ड में इसको यूज किया जाता है, कंप्यूटर साइंस में, सोशल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, फिजिक्स में, साइकोलॉजी में। और आगे देखिए यहाँ पर लीगल इंग्लिश जो होता है ये लीगल राइटिंग में यूज होता है। लीगल राइटिंग के डिफरेंट काइंड्स का जेनरा होते हैं, जैसे एकेडमिक इंग्लिश राइटिंग, लॉ में, जर्नल्स में, जुडिशियल राइटिंग है ना, जुडिशियल लीगल राइटिंग, एक कोर्ट जजमेंट्स में या लेजिस्लेटिव लीगल राइटिंग, लॉज रेगुलेशंस में, ट्रेटाइज में। लीगल लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है जो कि लॉजिक रूल पर बेस्ड होता है, और यही जो है इसको ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज से अलग बनाता है। इसका एम होता है कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी, कंप्लीटनेस और साउंडनेस को अचीव करना। इसके बाद में लॉयर्स को क्लियर लिखना चाहिए, करेक्ट, कंसाइज, कंप्लीट। लॉयर्स की जो लैंग्वेज होनी चाहिए क्लियर, करेक्ट, कंसाइज और कंप्लीट होना चाहिए। ये 4 CS जो है एक गुड लीगल राइटिंग स्टाइल का करेक्टरिस्टिक्स है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्ट्रिक्टली लॉयर्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। क्लियर। और ये फॉलो भी करना चाहिए, क्या है 4C में, क्लियर, करेक्ट, कंसाइज और कंप्लीट। इसके बाद में इसके कई सारे एक तरह से फॉर्म्स हैं, जैसे लीगल, कहाँ कहाँ लीगल राइटिंग यूज होती है, लीगल इंग्लिश, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसेज में, कोर्ट प्लीडिंग्स जैसे समन्स, ब्रीफ्स, जजमेंट्स में, लॉज में, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एक्ट या केस रिपोर्ट में, लीगल करेस्पॉन्डेंट जैसे सीज और डिजिस्ट लेटर्स में। अब कुछ कंट्री हैं जैसे यूएस, यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, साउथ अफ्रीका, इन सब ने एक जो कॉमन लॉ ट्रेडिशंस को शेयर किया है, और यहाँ से लीगल इंग्लिश का भी पता चलता है। बिजनेस इंग्लिश क्या होता है, इसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉमर्स के फील्ड में, है ना, कॉमर्स में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस, बुकिंग या कई सारे ऑफिस सेटिंग्स में। और ये जो है एक तरह से क्लियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लियरिटी को इंटेल्स करते हैं, जहाँ पार्टिकुलर वोकेबलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है। इसका जो लेवल है बिजनेस इंग्लिश का लेवल है वो C1 लेवल है, ठीक है। जैसे C1, अगर C1 स्किल्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप समझ लीजिए आपके पास एक जो है बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, ठीक है। बिजनेस इंग्लिश जो होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, स्पेसिफिक होती है, और मेनली ये बिजनेस के लिए यूज की जाती है जब प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो। 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल में आता है A1 यानी कि बिगिनर लेवल, A2 एलिमेंट्री लेवल, B1 इंटरमीडिएट लेवल, B2 अपर इंटरमीडिएट लेवल, C1 जो एडवांस्ड लेवल, और C2 प्रोफिशिएंट लेवल। ये CEFR के द्वारा है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस है ना। 6 लेवल इसके लिए प्रपोज्ड किया गया था, CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है C1 लेवल, एक्चुअली C1 लेवल को कहते हैं बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है। किसी एम्प्लॉयज़ के पास अगर C1 लेवल की इंग्लिश है तो वो क्लाइंट्स, किसी भी क्लाइंट से, कोवर्कर से कम्युनिकेट कर सकता है अच्छे से, और जो है मल्टीलिंगुअल पार्टनर से भी एक्सीलेंट रूप से डील कर सकता है, ठीक है। फुल बिजनेस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात किया जाए तो आप इंग्लिश में जो है, अगर आपके पास फुल बिजनेस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो आप इंग्लिश में हर चीज़ अपने नेटिव लैंग्वेज की तरह है ना इंग्लिश एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स जो होता है लिंग्विस्टिक की ब्रांच होती है जो कि इस वर्ड के स्पीच साउंड के क्लासिफिकेशन और उसके प्रोडक्शन पर फोकस करता है। 44 साउंड हैं, 44 साउंड्स में 44 साउंड्स को फोनीम्स भी कहते हैं, मल्टीपल स्पेलिंग्स या ग्राफिम्स होते हैं। अब स्पेलिंग को ग्राफिम्स भी कहते हैं। डेनियल जोन्स को फादर ऑफ फोनेटिक्स माना जाता है। ये जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में फोनेटिक्स के प्रोफेसर थे। इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एकॉस्टिक फोनेटिक्स और ऑडिटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स वो होता है जो कि स्पीच साउंड को जहाँ से प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एकॉस्टिक फोनेटिक्स वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होता है, जहाँ पर स्पीच साउंड को साउंड वेव्स और एयर स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ऑडिटरी फोनेटिक्स का मतलब होता है परसेप्शन ऑफ साउंड, जहाँ पर साउंड को ऑडिटरी नर्व के द्वारा रिसीव किया जाता है। फिर यहाँ साइंटिफिक इंग्लिश है। साइंटिफिक इंग्लिश जो है एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिकेशन पब्लिकेशंस पर बेस्ड होते हैं, और एकेडमिक इंग्लिश का एक सबसेट होता है एक तरह से, ठीक है। और साइंस के फील्ड में इसको यूज किया जाता है, ठीक।
ये एक बार उसे बता दिया गया है। प्रिसीजन इसका जो है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिसीजन है मीन्स साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंटिफिक इंग्लिश प्रिसाइज होना चाहिए। क्लियरिटी है वो क्लियर और कंसाइज राइटिंग का, ऑब्जेक्टिविटी, फॉर्मेलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए साइंटिफिक इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जो है ये देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश स्पेसिफिक लैंग्वेज के स्टडीज में साइंटिफिक इंग्लिश एक जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। टेक्निकल इंग्लिश ये भी हो गया। टेक्निकल इंग्लिश को टेक्निकल जार्गन के द्वारा समझा जा सकता है। चूंकि टेक्निकल इंग्लिश में जो है कंटेंट जो होते हैं वो साइंटिफिक कंटेंट पर बेस्ड होते हैं, है ना। टेक्निकल इंग्लिश साइंटिफिक कंटेंट पर बेस्ड होते हैं। इसमें जो है ये रिसर्च बेस्ड वोकैबलरी, टेक्निकल इनोवेशन के लिए रिसर्च बेस्ड वोकैबलरी का यूज करती है। टेक्निकल इंग्लिश जो है कॉम्प्लेक्स रूल को सिंप्लीफाइज कर देती है जिससे इनको आसानी से समझा जा सके। ओके, और जो है नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ देखिए टेक्निकल इंग्लिश की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्रोसीजरल सेंटेंस है तो 20 से ज़्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है तो 25 से ज़्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए। सेंटेंस में 6 सेंटेंस, एक पैराग्राफ में 6 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइप के स्लैंग या जॉर्गन का अवॉइड करना चाहिए। एक्टिव वॉइस प्रेफरेबल है, पैसिव वॉइस अवॉइड होना चाहिए। ठीक है, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को अवॉइड करना चाहिए। फिर यहाँ देखिए आर्टिकल से एंड द को ये वहाँ यूज करो जहाँ इसकी ज़रूरत है। सिंपल वर्ब टेंसेज का, टेक्निकल टर्म्स का सेंटेंस क्लियर कंसाइज होना चाहिए। टोन फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड। जो प्रिंसिपल्स होता है इसका क्लियरिटी होता है, एक्यूरेसी होता है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कंसाइजनेस और कंसिस्टेंसी होती है। साइंटिफिक इंग्लिश होती है प्रिसाइजनेस और एक्यूरेट पर फोकस करता है, एक्यूरेट कम्युनिकेशन पर फोकस करता है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फील्ड में। क्लियर है। आगे ये टेक्निकल इंग्लिश के कई टाइप होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश, मेडिकल इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश, ये कई सारी टाइप हैं। एक बार इसे बता दिया गया है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये इंटोनेशन क्या होता है। इंटोनेशन जो होता है ये स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है जब मीनिंग एक डिफरेंट मीनिंग देना चाहते हो। तो इंटोनेशन एक तरह से क्या होता है, ये राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस, वॉइस के पिच का जो राइजिंग या फॉल होता है उसी को कहते हैं। वॉइस के पिच का राइजिंग या फॉल होना इंटोनेशन कहलाता है। क्लियर है। वॉइस के पिच का क्या होना, राइजिंग या फॉल होना इंटोनेशन कहलाता है। क्लियर है। अब यहाँ जो सेंटेंस को जिस पार्ट में डिवाइड किया जाता है उनको चंक कहते हैं। टिम्बर जो होता है ये क्वालिटी ऑफ साउंड होता है। टिम्बर क्या होता है, टिम्बर होता है क्वालिटी ऑफ साउंड होता है। क्लियर है। आगे फिर यहाँ पर इंटोनेशन के टाइप, वैसे टाइप मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। देखिए इसके कई टाइप होते हैं। फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन और फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन और जो है राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। क्लियर है। यहाँ पर जैसे आई विल डू इट यहाँ फॉलिंग इंटोनेशन है, विल यू डू इट यहाँ राइजिंग इंटोनेशन है। ठीक, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में क्या है, जैसे ये टंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वर्सिटाइल आर्टिकुलेटर्स हैं। ये साउंड को एक शेप प्रोवाइड करता है और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकता है, अप डाउन मूव कर सकता है। टंग जो है वेरियस पार्ट ऑफ माउथ को टच करता है जब बोलते समय, जब बोला जाता है। टंग के टिप से बोला जाता है TDNL को और टंग के बैक से बोला जाता है KGNG को। ठीक है। लिप्स जो होते हैं लैबियल साउंड्स के प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं, जैसे PBM, F और भी। लिप्स, अब लेबियल साउंड्स वो होते हैं जहाँ पर लिप्स इधर क्लोज और कम क्लोज टुगेदर ड्यूरिंग आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन के दौरान या तो क्लोज होते हैं या बहुत क्लोज आ जाते हैं। फिर यहाँ एल्वियोलर रिज जो होता है अपर फ्रंट टीथ के जस्ट पीछे वाला पोर्शन होता है, एल्वियोलर रिज होता है। पैलेट जो होता है, पैलेट को रूफ ऑफ द माउथ भी कहते हैं। बेलम, बेलम या सॉफ्ट पैलेट जो होता है यह माउथ के बैक में होता है। ग्लॉटिस जो होता है वोकल कार्ड में जो स्पेस होता है, लैरिंग्स के वोकल कार्ड में जो स्पेस होता है उसी को ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है। फिर आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिए स्पीच मैकेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट प्रोसेस होता है जो कि स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको समझने के लिए ज़रूरी होता है। इसको 5 सब सिस्टम्स के द्वारा समझा जा सकता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, रिजोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम डील्स विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स द फाउंडेशन ऑफ स्पीच। स्पीच का फाउंडेशन जो होता है रेस्पिरेशन होता है। स्पीच बिगिंस, स्पीच रेस्पिरेशन के साथ शुरू होता है जहाँ पर लंग्स जो है नेसेसरी एयर फ्लो को प्रोवाइड कराता है।
फोनेटरी सिस्टम फोनेशन से डील करता है, जो फोनेशन का मतलब होता है साउंड सोर्स को जनरेट करना, और फोनेशन जो है लैरिंग्स में वोकल कार्ड्स के द्वारा साउंड को प्रोडक्शन किया जाता है, इसी को कहते हैं फोनेशन कहते हैं। जब एयर लंग्स से वोकल कार्ड के थ्रू पास होती है तब ये जो है वाइब्रेट होते हैं और इसके बाद में ये स्पीच साउंड को क्रिएट करते हैं। ठीक, लैरिंग्स के वोकल कार्ड्स में वाइब्रेशन के थ्रू ही फोनेशन का प्रोसेस होता है, जहां पर एयर जो है वोकल फोल्ड्स के थ्रू लंग्स से निकलकर पास होते हैं और रैपिडली ओपन क्लोज होते हैं और उसके बाद में वाइब्रेशन होता है और यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर इन साउंड वेव्स को वोकल ट्रैक्ट में रिजोनेट होता है और उसके बाद इनको एक शेप दे दिया जाता है। रिजोनेटरी मीन्स होता है रिजोनेंस, जो कि साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करता है। ठीक है, रिजोनेंस मीन्स होता है एम्पलीफाइंग द साउंड। साउंड जो कि लैरिंग्स में जो साउंड लैरिंग्स में प्रोड्यूस होता है फेरिंग्स के थ्रू ट्रैवल करता है और कैविटी या ओरल कैविटी में इनका रिजोनेंस होता है, एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफिकेशन प्रोसेस जो होता है साउंड स्पीच साउंड को एक रिचनेस और डेप्थ प्रोवाइड कराता है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम डील्स विद आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन शेपिंग स्पीच साउंड को एक शेप देना। आर्टिकुलेशन जो है टंग के एक प्रिसाइज मूवमेंट, टंग लिप्स जो सॉफ्ट पैलेट, इन सब की प्रिसाइज मूवमेंट से होता है और जहाँ पर एक तरह से इन सभी की हेल्प से साउंड को एक शेप दिया जाता है रिकॉग्निजेबल, जिससे और इन शेप साउंड को फिर बाद में रिकॉग्निजेबल स्पीच साउंड में बदल दिया जाता है। ओके, टंग मेक्स कांटेक्ट विद द एल्वियोलर रिज फॉर प्रोनाउंसिंग टी, मतलब जब टी को बोलना होता है तो वहाँ पर जो है टंग जो है एल्वियोलर रिज से कांटेक्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर रेगुलेटरी सिस्टम ये क्या करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के रोल को इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, मीन्स रेगुलेट साउंड को रेगुलेट करने का काम ब्रेन और नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इतना क्लियर है।